मोहम्मद अदीब साहब, देखिए, एक तो ये कि क्या माना जाए, ये जो मुहिम चलाने की आपने शुरुआत की है कि बहुत देर कर दी मेहरबान आते आते, मगर देर आए दुरुस्त आए, ये भी जो है इसमें भी कहीं कोई दो राय नहीं है। दूसरी बात ये देखिए, यूसुफ अंसारी साहब की तरफ से एक बात बड़ी अहम है और वो ये कही गई है तमाम चीज़ों के अलावा, वो ये है कि सब कुछ सामने था और ये भी पता है कि कोई एक तंजीम है, वो प्लानिंग कर रही है, बरसों से प्लानिंग कर रही है, कि एक पॉलिटिकल पार्टी है, वो अपने मंशूर में और अपनी तमाम स्पीचेस में खुल करके, कहीं कोई लाग लपेट नहीं है, बिल्कुल खुल करके वो इस बात को कहते हैं कि हमारे ये इश्यूज़ हैं, ये हम आएंगे हुकूमत में, सत्ता में आएंगे, पावर में आएंगे तो इनको करेंगे, सारी चीज़ें थी। फिर तो देखिए ये एक शिकायत भी कह लीजिए, और ये मतलब मुस्लिम तबका इस बारे में जानना चाहता है कि भाई जो हमारे मतलब मिली सियासी और मजहबी रहनुमा हैं, तो क्या उनका रोल क्या था, वो पहले से प्लानिंग क्यों नहीं करते, जब आपको पता है कि ऐसा हो सकता है या ऐसा वो करेंगे आएंगे तो फिर क्यों उसकी तैयारी पहले से ही नहीं की गई, क्यों पहले से ही इक़दामात नहीं उठाए गए? देखिए रब्बानी साहब, पहली बात तो ये है कि जो आपने ये बात कही कि मुझे ख़ुद इस बात का बहुत अफसोस भी है जी। और मैं आपसे अर्ज़ करूं कि जिस वक्त ये बिल पेश हुआ जी, उस वक्त सबसे पहले हमारी तंजीम ने हंगामा मचाया और दिल्ली में एक कॉन्फ्रेंस की और उसमें सबको बुलाया। पर्सनल लॉ बोर्ड की मीटिंग हुई बेंगलोर में, और जब मैं वहाँ गया तो मैंने वहाँ आवाज़ उठाई कि आप किस बात पे भरोसा कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि हम नीतीश कुमार से बात कर रहे हैं और नायडू से बात कर रहे हैं, और इन लोगों को कहा कि उस वक्त भी मैंने इख्तिलाफ़ किया कि आप उन लोगों से बात कर रहे हैं जिन्होंने आपके 370 को पास कराया जी, जिन्होंने आपके एनआरसी को पास कराया और जिन्होंने आपके ट्रिपल तलाक को पास कराया। जितने भी मुस्लिम मुखालिफ बिल एक्ट बने हैं उसमें वो हमेशा शरीक रहे, तो कैसे आप उम्मीद करेंगे या भरोसा करेंगे? जी। लेकिन उन लोगों ने, बेचारों ने कोशिश करी। एक बात मैं आपसे अर्ज़ कर दूं, क्योंकि मैं पर्सनल लॉ बोर्ड का मेंबर हूं जी, मेंबरान सब के सब बड़े मुखलिस हैं, नेक लोग हैं, लेकिन सियासी बसीरत उनमें नहीं है, वो दुनियादार नहीं है। और दुनिया देखिए, अगर किसी तहरीक में आपके पास सियासी बेदारी नहीं है तो आपको मंजिल नहीं मिलेगी। आज के दौर में ये ज़माना आ गया है, लेकिन वो लोग इस बात को नहीं समझे और वो यकीन करते रहे कि ये लोग हमें ज़रूर सपोर्ट करेंगे। लेकिन हम और हमारे ऐसे चंद लोग इस बात के लिए मशकूक थे और हम समझते थे कि उसकी वजह थी, जिस वक्त बेंगलोर में मीटिंग हो रही थी जी, उसी दिन दिल्ली का रिज़ल्ट आया था और बीजेपी की सरकार बनी थी। और मोदी साहब ने जो अपने ऑफिस में जाके तकरीर करी, और वो तकरीर ये करी कि हिंदुस्तान में वफ़ का कोई सेपरेट बिल की कोई गुंजाइश ही नहीं है, ये कांग्रेस ने अपीजमेंट के लिए मुसलमानों को के लिए खोला है। ये बात मैंने तकरीर के जो उनकी थी वो पर्सनल लॉ बोर्ड की मीटिंग में रखी कि प्राइम मिनिस्टर ऐलान कर चुका है कि वफ़ की ज़रूरत नहीं है। जब ये बिल लाया गया तो कहा गया हम मुसलमानों की बेहतरी के लिए लाए हैं, और बेहतरी क्या थी वो उसका प्राइम मिनिस्टर पहले ही बोल चुका था। हम उससे तवक्को कर रहे हैं, उस आदमी से, कि वो मुसलमानों का भला करेगा जिसने एनिमी प्रॉपर्टी में हमारी जायदादों को छीन लिया, जिसने एनआरसी में हमसे ये कहलवा दिया कि अगर तुम मुसलमान हो तो इस मुल्क के बाशिंदे नहीं बन सकते। इसके बावजूद भी वो कह रहे हैं कि हमने तो मुसलमानों के लिए किया है। अफसोस ये बात है कि जो उनके इस बात के सहयोगी हैं उनको हम लोग सेकुलर कहते हैं। ये हमारी कमज़ोरी रही है। हिंदुस्तान आज़ाद होने के बाद मुसलमानों ने कोई अपना मुस्लिम लीडर नहीं बनाया, और अगर बना भी, जिनसे मेरा बड़ा ताल्लुक़ था यूपी में, डॉक्टर फरीदी मरहूम, उन्होंने अपनी ज़िंदगी वफ़ कर दी मुसलमानों के लिए, और मुसलमानों ने उनको 1.5 से 2% वोट दिया। तो हमने कभी मुस्लिम लीडर बनाया नहीं, इसलिए नहीं बनाया
कि हमने ये तय कर लिया था कि हमको सांझी विरासत में रहना है, और हम आज भी गांधी को ढूंढ रहे हैं, जो हमें मैनिफेस्टो में तो मिलता है लेकिन अमली तौर पे नहीं मिलता है। इस वजह से ये कोताही उन लोगों ने की है। और जहाँ तक वफ़ की आपने बात करी, एक बात मैं वाजे कर दूं, जो प्रोपेगेंडा किया गया है, वफ़ बनता कैसे है, मैं आपको इसकी बात बता देता हूँ। अगर कोई इंसान आता है, वो ये कहता है कि साहब अपने दलाइल देता है, सबूत देता है, ये ज़मीन हमारी है, तो जो इंस्पेक्टर है, जो वहाँ चेक करता है, वो जाके वहाँ तहकीकात करके वो गवर्नमेंट वो भेजता है वक्फ बोर्ड को। वक्फ बोर्ड उसको तहकीक करके स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट जिसकी भी ज़मीन है उसको भेजता है। हाँ। लेकिन उससे पहले 30 दिन का नोटिफाई करता है अखबारों में। हाँ। अगर कोई क्लेमेंट है और वो कहता है हमारे साथ है, तो फिर वो सिविल सूट में चला जाता है, वक्त पे नहीं आता है। अगर कोई क्लेमेंट नहीं है तो वो स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट को भेजता है। स्टेट गवर्नमेंट अपनी तहकीक करके तब उसको गजट करती है। अब सर्वेयर कौन है? गवर्नमेंट का। चेयरमैन कौन है? गवर्नमेंट का। सीए कौन है? गवर्नमेंट का। जो गजट करता है वो गवर्नमेंट करती है। वक्त कहाँ से कब्जा कर लेती है? यानी प्रोपेगेंडे की आप हद है। वो कह देंगे साहब वक्त की ज़मीन तो उस वक्त होती है जब आपके नीचे से लेके ऊपर तक इसकी कन्फर्मेशन हो जाए, और वो कन्फर्मेशन गवर्नमेंट के एम्प्लॉय करते हैं जी। कोई दूसरा नहीं करता, कोई वक्फ बोर्ड का प्रेसिडेंट नहीं करता, या मैं नहीं करता, या आप नहीं करते, वही करते हैं। तब वो जाके गजट बनता है, तब वो किताबों में लाया जाता है। लेकिन प्रोपेगेंडा आपने जैसा कहा यह है कि भाई जिस ज़मीन पे हाथ रख दें। अभी एक बात आपने और कही जी कि साहब ये बढ़ गई जायदाद। हाँ। ये जायदाद का किस्सा ये है कि 2013 के अमेंडमेंट में ये बात आई कि जिन लोगों ने अपने वक्फ को रजिस्टर्ड नहीं किया है उनको रजिस्टर करना होगा। इस पे मेहनत हुई और डिजिटलाइजेशन और हुआ है। और ये जो ज़मीनें बढ़ी हैं ये हमने किसी के कब्जा नहीं किए हैं। हमारी वो ज़मीनें जो रजिस्टर्ड नहीं थी जी, जो कागजात बनवाए जी, जो रजिस्टर्ड नहीं थी वही ज़मीनें रजिस्टर्ड हो गई। एक एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ। मेरे दादा ने, मुझे ये मालूम था जी कि मेरे गांव की मस्जिद जो है वो हमारे दादा ने वक्फ की थी अपनी ज़मीन पर, तो मुझे इस बात का इल्म था। बाद में मेरे भतीजे ने मुझे बताया, मेरे भतीजे के मैसेज आया, वो वहाँ प्रधान है, कि साहब 2 मस्जिदें और हैं और एक ईदगाह, ये भी आपके दादा के वक्त की है। हमें पता ही नहीं था। तो अब वो उसकी रजिस्ट्रेशन हो गई, तो आप कह देंगे कब्ज़ा हो गया। वो कम से कम 100 साल पुरानी मस्जिद है। तो ये जो प्रोपेगेंडे फैलाए गए हैं, जैसा अभी हमारे भाई शफीक भाई ने कहा, शफीक उज़्ज़मा साहब ने, प्रोपेगेंडा, और वो प्रोपेगेंडा ये है कि बदनसीबी ये है कि वो प्रोपेगेंडा ही इलेक्शन जिता रहा है। वो चाणक्य पर वो प्रोपेगेंडे की काट जो है वो मुस्लिम तंजीमों के पास नहीं है। अगर हम सिर्फ मुस्लिम मसाइल की बात हम करें, भाई ठीक है सियासी पार्टियां जो है वो खुद निपटे, कांग्रेस, समाजवादी पार्टी या जो भी है अपोजिशन पार्टियां, मगर अगर हम मुस्लिम मसाइल की बात करें, उनके खिलाफ, मुसलमानों के खिलाफ कोई भी प्रोपेगेंडा चलाया जाता तो एक उसी अंदाज का, एक प्रॉपर वे का कोई मतलब जो है वो नहीं होता, कोई काट नहीं होती उसकी, या फिर उसका कोई रास्ता मोटे तौर पर नहीं दिखता। और मुझे लगता है कि इस पर बात करना बेहद ज़रूरी है।